आनुवंशिक जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आनुवंशिक जैव विविधता, देखिए ये जो आनुवंशिक जैव विविधता होती है ना, वो एक ही प्रजाति के भीतर पाई जाने वाली विविधता होती है। ठीक है, एक ही प्रजाति के भीतर पाई जाने वाली विविधता होती है, इतना जान लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह विभिन्न प्रजातियों के बीज जीन की भिन्नता को संदर्भित करता है। ठीक है, यह विभिन्न प्रजातियों के बीच जीन की भिन्नता को संदर्भित करता है। ठीक है, ये विभिन्न प्रजातियों के भीतर नहीं बल्कि एक ही प्रजाति के बीच जीन की विविधता को संदर्भित करता है, इसलिए गलत है। ठीक है, उच्च आनुवंशिक जैव विविधता पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूलन में कम लचीलेपन की ओर अग्रसरित करता है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जलीय निकायों में निम्नलिखित में से किसका बहाव सुपोषण का कारण बन सकता है? अच्छा, देखिए सुपोषण होता क्या है। ठीक है, सुपोषण जो है वह जो जलाशय होते हैं, उन जलाशयों में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो सुपोषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जलाशयों में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होती है, सुपोषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, सुपोषण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि मतलब चाहे प्राकृतिक रूप से या मानवीय गतिविधियों के कारण। ठीक है, मतलब मनुष्य कुछ ऐसा कर दे जिसके कारण जलाशयों में क्या हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, या प्राकृतिक रूप से जलाशयों में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो सुपोषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यह प्रक्रिया होती क्यों है, तो इसके लिए कहेंगे कि जलीय निकाय होते हैं। ठीक है, जलीय निकाय मतलब नदी नाले इत्यादि हो गए, उनमें जो घरेलू सीवेज होता है और जो कारखानों के अपशिष्ट होते हैं। ठीक है, कारखानों से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं, और जो कृषि क्षेत्र होता है मतलब किसानों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो उर्वरक है। ठीक है, और उन उर्वरकों का जो बहाव होता है उनके माध्यम से क्या होता है, पोषक तत्वों और रसायनों का प्रवेश जल में हो जाता है, जिसके कारण यह सुपोषण की प्रक्रिया घटित होती है। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि जो सुपोषण की प्रक्रिया है वह प्राकृतिक रूप से या मानवीय गतिविधियों के कारण जलाशयों में जब ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो सुपोषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यह जलीय निकायों में जो घरेलू सीवेज है, जलीय निकाय मतलब क्या होता है, जैसे नदी हो गए, नाले हो गए, झील हो गया, तालाब हो गया। ठीक है, इत्यादि में जब घरेलू सीवेज के द्वारा औद्योगिक जो अपशिष्ट होते हैं उनका और कृषि क्षेत्र जो होते हैं उनके उर्वरकों का जब बहाव होता है तो उस बहाव के माध्यम से क्या होता है, इसमें पोषक तत्व चले जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, रसायन का प्रवेश होता है और उनके कारण यहाँ पर सुपोषण की प्रक्रिया घटित होती है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और जब सुपोषण की प्रक्रिया होती है तो वहाँ पर शैवालों की और प्लवक की मात्रा क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
देखिए, जलीय निकायों में निम्नलिखित में से किसका बहाव सुपोषण का कारण बन सकता है? जलीय निकायों में निम्नलिखित में से किसका बहाव सुपोषण का कारण बन सकता है? ठीक है, तो अभी अभी हमने आपको बताया कि जलीय निकाय का अभिप्राय क्या होता है? नदी, नाले, तालाब, झील, नहर इत्यादि। ठीक है, इनमें जब घरेलू सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट तथा कृषि क्षेत्र के माध्यम से जब पोषक तत्वों का और रसायनों का प्रवेश हो जाता है, तभी सुपोषण की प्रक्रिया घटित होती है। ठीक है, और जब उसमें शैवाल का और शैवालों की और प्लवकों की अत्यधिक वृद्धि आपको दिखाई देते, तो मान लेना चाहिए कि क्या है, ये सुपोषण का परिणाम है। चलिए, यहाँ तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला, हाल ही में सुर्खियों में रही मेकेदातु परियोजना। ठीक है, चलिए, मेकेदातु परियोजना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, मेकेदातु परियोजना जो है वो कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक राज्य में एक जिला है रामनगर। ठीक है, उस रामनगर जिले में एक कावेरी नदी है। कावेरी नदी है, प्लस कावेरी नदी की सहायक नदी है अर्कावती। कौन सी नदी है? अर्कावती नदी। इन दोनों के संगम पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, निर्माण नहीं, प्रस्तावित है, शायद निर्माण हो चुका हो। चलिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। किस मेकेदातु परियोजना जो एक प्रस्तावित परियोजना है, ठीक है, वह किस नदी पर प्रस्तावित है? तो वह कावेरी नदी पर प्रस्तावित है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वह एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। क्या है? सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय का अभिप्राय क्या है? सांविधिक निकाय मतलब ये होता है जो किसी अधिनियम के तहत जिसको स्थापित किया गया हो, वह सांविधिक निकाय कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। इसके गठन की यदि बात की जाए तो इसका गठन 1974 में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में किया गया था। एक जल प्रदूषण निवारण अधिनियम है। ठीक है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत से बनाया गया था। तथा इसको बनाया तो गया जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत, किंतु इसको शक्तियाँ जो है ना, वो वायु प्रदूषण तथा निवारण अधिनियम 1981, ठीक है, के अंतर्गत इसको शक्तियाँ तथा इसके जो कार्य हैं उसको सौंपा गया था। ठीक है, याद रखिए, इससे आपको हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसकी स्थापना जल एक्ट के माध्यम से की गई, जो कि 1974 में हुई, और इसकी इस शक्तियाँ जो हैं और कार्य जो हैं वो वायु एक्ट के द्वारा इसे 1981 में सौंपे गए। ठीक है, इसके मुख्य कार्य क्या है? तो पहले ये जान लीजिए, ये जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ना, वह
केंद्रीय मतलब इसका एक केंद्रीय कार्यालय तो है ही, ठीक है। क्या है? केंद्रीय कार्यालय। केंद्रीय कार्यालय, इसका एक केंद्रीय कार्यालय तो है ही, किंतु इसके साथ साथ क्षेत्रीय मतलब प्रत्येक क्षेत्र में भी इसके क्या है? कार्यालय है, ठीक है। केंद्रीय कार्यालय के साथ साथ इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। ये बात हो गया। और देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि जो राज्य विधानमंडलें हैं ना, वो जो जल एक्ट 1974 है और वायु एक्ट 1981 है, इन दोनों को स्वीकार कर ली। और इनको स्वीकार करने के पश्चात उन्होंने भी स्थापना की, ठीक है। किसकी स्थापना की? तो SPCB, ठीक है। इनकी स्थापना इनके द्वारा की गई, SPCB की इनके द्वारा स्थापना की गई थी, ठीक है। तो याद रखिए, यहाँ पर प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या जो क्या जो केंद्रीय क्या जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनको राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहा जाता है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो याद रखिए कि जो इनके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नहीं कहते हैं, ठीक है। अपितु राज्यों द्वारा स्थापित है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और इसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं? तो इसकी शक्तियाँ जो है वो जल और वायु जो प्रदूषण है, ठीक है भाई, जल एक्ट और वायु एक्ट के तहत गठित किया गया है। इसलिए इसका कार्य क्या होगा कि जल में और वायु में जो प्रदूषण होने वाले हैं उन प्रदूषणों का क्या करना, उनकी रोकथाम करना, नियंत्रण करना, ठीक है। और जो जल है तथा वायु है, ठीक है, जल प्लस वायु, इनकी गुणवत्ता में क्या लाना? सुधार लाना, ठीक है। या इनसे संबंधित जो बातें होंगी उनको केंद्र सरकार को बताना सलाह के रूप में, ठीक है। तथा जो जल और वायु प्रदूषण है उसके निवारण के लिए, उसके नाश के लिए, ठीक है, जो राष्ट्रव्यापी कार्य योजना है, कार्यक्रम है, उनको बनाना। तथा जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ठीक है, उनका समन्वय करना और उनके बीच जो विवाद होते रहते हैं उन विवादों को क्या करना? समाधान करना, ठीक है। तो याद रखिए ये जल और वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और वायु इत्यादि की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है, ठीक है। जल और वायु प्रदूषण के निवारण के लिए, नियंत्रण के लिए और नाश के लिए क्या करता है? राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की योजना बनाता है, ठीक है। और जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उनकी गतिविधियों का ये समन्वय करता है, ठीक है, उनके बीच विवादों का समाधान भी करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का क्या रहा है। यह जल और वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह दे सकता है, एकदम सही बात है। इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों का एक नेटवर्क है जिसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहा जाता है, ये गलत है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि इसका एक केंद्रीय कार्यालय तो है ही, ठीक है। जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसका एक क्षेत्रीय कार्य, इसका केंद्रीय कार्यालय तो है, किंतु केंद्रीय कार्यालयों के साथ साथ क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है। किंतु जो क्षेत्रीय कार्यालय है उन्हें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नहीं कहा जाता है। अपितु जब राज्यों ने जल एक्ट और वायु एक्ट को स्वीकार कर लिया उसके पश्चात उन लोगों ने क्या किया? अपना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया, तो उसको राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाता है, तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को। ठीक है, देखिए जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसे अधिनियमित क्यों किया गया था, ठीक है, उसको बनाया क्यों गया था। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो पादप होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पादप, और जो प्रजातियां होती हैं, ठीक है, प्रजातियां, ठीक है, जीवों की प्रजातियां, वृक्षों की प्रजातियां हो सकती है, ठीक है। तो इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए, ठीक है, इन दोनों के संरक्षण के लिए, इनको बचाने के लिए, ठीक है, इसको क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। पादप और विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था, ठीक है। देखिए जब ये कानून बनाया गया था, ये अधिनियम बनाया गया था, तो इससे पहले भारत में मात्र 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, ठीक है। कितने राष्ट्रीय उद्यान थे, मात्र 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। कब, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनने से पहले, 1972 से पहले, ठीक है। कितने हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान थे, तो 5 टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, ठीक है। और वर्तमान में 2022 का डाटा बता रहा है कि 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, भारत में 43,716 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित यानी कवर करते हैं, ठीक है। जो कि देश का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 1.33% है, ठीक है। ये 2020 के डेटा के अनुसार है। चलिए इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं की यदि बात की जाए तो इस अधिनियम की जो सूचियाँ, 4 सूचियाँ हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें जो निर्दिष्ट वन्य पशु हैं, ठीक है, उनके शिकार को प्रतिबंधित किया जाता है, उनका शिकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 1, 2, 3 और 4 सूची में जो वन्य पशु हैं, उन वन्य पशुओं के शिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। इनका शिकार जो है वो मुख्य वन्यजीव वार्डन से अनुमति मिलने के बाद ही किया जा सकता है, ठीक है। जब मुख्य वन्यजीव वार्डन क्या कर देंगे, अनुमति दे देंगे, तो उनसे अनुमति मिलने के बाद उनका शिकार किया जा सकता है या उसे मारा जा सकता है, ठीक है। और ये अनुमति कब दे सकते हैं, तो 2 स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है। जब वह मानव जीवन या संपत्ति के लिए, ठीक है, क्या हो जाए, खतरनाक हो जाए, ठीक है। जो मनुष्य जीवन के लिए खतरनाक हो जाए या आपके फसलों के लिए खतरनाक हो जाए, तो उस स्थिति में उसको मारा जा सकता है, ठीक है। दूसरा, या फिर वो अक्षम हो, ठीक है, अक्षम हो और बीमारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, ठीक है, जिससे वह पुनः स्वस्थ ना हो सके, ठीक है, वो कष्ट भोग रहा हो और जिससे ठीक होने की कोई भी आशंका ना हो, तो इस स्थिति में उसको मारा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो ये बातें हो गई। और
ये जो राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, वह किसी वन भूमि को, जो वन भूमि होती है, किसी वन भूमि को अथवा किसी संरक्षित क्षेत्र को निर्दिष्ट, किसी वन क्षेत्र से किसी निर्दिष्ट पादप को, ठीक है, जो पादप होता है उसको उखाड़ने, क्षति पहुंचाने और उसका संग्रहण करने या उस पर कब्जा करने, ठीक है, तथा उसकी बिक्री करने पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। अर्थात कोई संरक्षित क्षेत्र है, उस संरक्षित क्षेत्र से कोई आप पौधा उखाड़ नहीं सकते हैं, उसको क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, उसका संग्रहण नहीं कर सकते हैं, कब्जा नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते, ठीक है। नहीं तो ये आप पर क्या करेगा, कानूनी कार्यवाही करेगा। किंतु देखिए, इसमें जो मुख्य वन्यजीव वार्डन है, वे कुछ क्षेत्रों में इसकी छूट दे सकते हैं। जैसे शिक्षा क्षेत्र, आपको बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, पढ़ाने में यदि आपको आवश्यकता पड़ती है उस वृक्ष की या पादप की, तो आप उसको ले जा सकते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक अनुसंधान जो होता है उसके लिए, औषधि संग्रहालय में संरक्षण के उद्देश्य से, ठीक है, अथवा ऐसा कोई व्यक्ति या संस्थान है जिसको केंद्र सरकार ने क्या कर दिया है, ऐसा करने के लिए अनुमोदित कर दिया है। तो जो मुख्य वन्यजीव वार्डन है, वह इन लोगों को क्या कर सकता है, कोई विशिष्ट पादप उखाड़ने की अनुमति दे सकता है। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, जो अभयारण्य होता है उनको राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं, गठित कर सकती है, ठीक है। किंतु अभयारण्य कब गठित कर सकती है, तो जो अभयारण्य हो उसका कुछ महत्व होना चाहिए, ठीक है। अभयारण्य का क्या होना चाहिए, अभयारण्य का कुछ महत्व होना चाहिए। क्या महत्व होना चाहिए, एक तो पारिस्थितिक रूप से महत्व होना चाहिए, ठीक है, कुछ विशेष जीवों के रूप से महत्व होना चाहिए, पुष्प होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है, भू आकृति विज्ञान की दृष्टि से महत्व होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें महत्व होगा तभी राज्य की सरकार क्या कर सकती है, किसी क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में गठित कर सकती है, ठीक है। राष्ट्रीय जो राज्य सरकारें हैं वो राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित कर सकती हैं, ठीक है। राज्य सरकारें भी क्या कर सकती हैं, उद्यान भी घोषित करते हैं, प्लस केंद्र सरकार भी क्या कर सकती है, केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है, ठीक है। यहाँ जो अभयारण्य है इनको राज्य सरकार भी गठित कर सकती है, राष्ट्रीय उद्यान को भी राज्य सरकार गठित कर सकती है, इनके साथ साथ केंद्र सरकार भी इनका गठन कर सकती है, ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार कैसे गठित कर सकती है, कैसे घोषित कर सकती है, तो मान लीजिए कि कोई राज्य सरकार है जहाँ पर वो अपना नियंत्रण रखती है, ठीक है, वो वहाँ से कुछ क्षेत्र उसने क्या कर दिया, केंद्र सरकार को पट्टे पर दे दिया है, ठीक है, अन्यथा हस्तांतरित कर दिया है। तो केंद्र सरकार क्या कर सकता है, उस पर अभयारण्य या राष्ट्रीय वन्यजीव घोषित कर सकता है उसे, ठीक है। और जो यह राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है वह कुछ चीज़ों का गठन करता है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको आपको तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय वन्यजीव है, ठीक है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, राज्य वन्यजीव बोर्ड है, ठीक है, राज्य वन्यजीव बोर्ड है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण है, ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, ठीक है। इन सब का क्या कर सकता है, ये गठन करता है कौन, राष्ट्रीय वन्यजीव
अधिनियम। और इसके तहत क्या करती हैं राज्य सरकारें, कुछ लोगों की नियुक्ति भी करती हैं, जैसे मुख्य वन्यजीव वार्डन जो होता है, ठीक है, अतः हाँ, मुख्य वन्यजीव वार्डन की नियुक्ति राज्य सरकारें करती हैं, ठीक है। और केंद्र सरकार क्या करती है, वन्य जीव संरक्षण निदेशक और निदेशक के अधीनस्थ सहायक निदेशकों का क्या करता है, उनकी नियुक्ति करती है। तो याद रखिए, जो मुख्य वन्यजीव वार्डन होता है उसकी नियुक्ति राज्य सरकारें करती हैं, तथा वन्यजीव संरक्षण निदेशक और निदेशक के अधीनस्थ जो होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह केंद्र सरकार द्वारा मुख्य वन्यजीव वार्डन की नियुक्ति का प्रावधान करता है, गलत है, ठीक है। यह राज्य सरकार के द्वारा मुख्य वन्यजीव वार्डन की नियुक्ति का प्रावधान करता है। यह नए प्राणी और वनस्पति उद्यान जैसे नए बाह्य स्थानीय संरक्षण क्षेत्रों के विकास को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। यह नए प्राणी और वनस्पति उद्यान जैसे नए बाह्य स्थानीय संरक्षण क्षेत्रों के विकास को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। यह प्रतिबंधित नहीं करता है तो उसका प्रावधान करता है, ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। इसे पादप और जंतु दोनों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था। ये तीसरा सही है, ठीक है। तो हमारा भी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर केवल 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जंतुओं की प्रजातियों को वर्गीकृत करता है, ठीक है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जंतुओं की प्रजातियों को वर्गीकृत करता है और संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची प्रकाशित करता है। अच्छा, देखिए इनमें जो ऑप्शन है आपका वो सी ऑप्शन सही है, ठीक है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यही क्या करता है, लाल सूची को प्रकाशित करता है। अब ये आ ही गया है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो IUCN है इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में IUCN की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय की यदि बात करें तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और 1964 में IUCN ने क्या किया था, लाल सूची की स्थापना की थी, ठीक है। IUCN ने क्या किया था, 1964 में लाल सूची की स्थापना की थी। लाल सूची क्या है, ठीक है, रेड लिस्ट क्या है? लाल सूची जो है ये प्रजातियों के वैश्विक रूप से विलुप्त होने के संकट पर विश्व के सबसे व्यापक डेटा स्रोत के रूप में विकसित हुआ है, ठीक है। अर्थात जो प्रजातियाँ, मतलब वैश्विक स्तर पर जो प्रजातियाँ हैं वो उनके विलुप्त होने के संकट पर विश्व का सबसे व्यापक डेटा स्रोत है, ठीक है। विश्व में इतनी प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं उनको ये बताता है। और ये जो है IUCN वो कुछ अभिसमय हैं, उन अभिसमयों के निर्माण में इसकी मुख्य भूमिका रही है, ठीक है। जैसे एक